नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम अमेरिकी संविधान पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन किसी पुरानी उबाऊ किताब की तरह नहीं, बल्कि हम इसे एक बेहद जटिल और अमेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसे सदियों के दौरान कई बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत पड़ी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र का हिस्सा बन सकें। सच मानिए, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक बुनियादी ढांचा समय की मांग के साथ खुद को पूरी तरह से बदल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम सर्वोच्च कानून का मसौदा तैयार करने से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे संघीय सरकार की संरचना, अधिकारों का बिल, लोक शब्द का असल में कैसे विस्तार हुआ, मतदान अधिकार अधिनियम और आखिर में बात करेंगे मतदान पर आधुनिक संघर्ष की। तो अमेरिकी इतिहास के एक बहुत बड़े और अहम हिस्से को कवर करने के लिए तैयार हो जाइए। अमेरिकी संविधान की शुरुआत इन बेहद राजसी और प्रभावशाली शब्दों से होती है। हम संयुक्त राज्य के लोग। सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा विरोधाभास छिपा है। सच तो यह है कि शुरुआत में जिन लोगों को इस सरकार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, उनका दायरा बहुत बहुत ही सीमित था। यही वो टेंशन है जो पूरे अमेरिकी इतिहास में गूंजती है। तो पहला हिस्सा है सर्वोच्च कानून का मसौदा तैयार करना। कहानी की शुरुआत 1787 से होती है। फिलाडेल्फिया के संवैधानिक सम्मेलन को बहुत ही जल्दबाजी में बुलाया गया था, कारण आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन नाम की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो रही थी। सोचिए, एक ऐसी संघीय सरकार जिसके पास न तो कोई पैसा था और न ही अपने ही फैसलों को लागू करने की कोई ताकत। देश कर्ज में डूबा था और व्यवस्था चरमरा रही थी। और इस सम्मेलन की शुरुआत होते ही एक भारी टकराव सामने आ गया। एक तरफ थे ज्यादा आबादी वाले राज्य जो वर्जीनिया योजना चाहते थे, यानी जिसकी आबादी ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ कम आबादी वाले राज्यों ने न्यू जर्सी योजना के तहत पूरी ताकत लगा दी ताकि हर राज्य को बराबर का वोट मिले, चाहे आबादी कुछ भी हो। ये एक ऐसा भयंकर गतिरोध था जिसने पूरे सम्मेलन को लगभग खत्म ही कर दिया था। अब जो बात सच में कमाल की है वो ये कि कनेक्टिकट समझौते ने, जिसे हम महान समझौता भी कहते हैं, बीच का रास्ता निकाला और इस सम्मेलन को टूटने से बचा लिया। इसने जनसंख्या के अनुपात में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया और सबको बराबर रखने के लिए सीनेट। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस बचाव के तुरंत बाद कुछ बहुत ही अंधकारमय समझौते भी हुए, जैसे कि 3/5 कॉम्प्रोमाइज, जिसने गुलामी जैसी अमानवीय प्रथा को संवैधानिक संरक्षण दे दिया। आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, संघीय सरकार की संरचना। आइए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रबुद्ध दार्शनिकों के विचारों को एक असल काम करने वाले ढांचे में ढाला गया। संविधान निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो नहीं चाहते थे कि किसी एक संस्था या व्यक्ति के पास राजाओं जैसी निरंकुश और अत्याचारी शक्ति आ जाए। इसीलिए उन्होंने संघीय सरकार को 3 बिल्कुल अलग और संतुलित शाखाओं में बांट दिया: विधायी, कार्यकारी और न्यायिक। इसे ही चेक और बैलेंस का सिद्धांत कहा जाता है, जहां हर शाखा दूसरी शाखा की शक्तियों पर नजर रखती है। अब आते हैं तीसरे अहम पड़ाव पर, अधिकारों का बिल। सिर्फ एक सरकारी ढांचा बना देना काफी नहीं था। इस नए और सबसे बड़े कानून को उन राज्यों से भी पास करवाना था जो इस पर शक कर रहे थे। इसलिए ये वादा करना बहुत जरूरी हो गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में तुरंत कुछ और नियम जोड़े जाएंगे। और वह बड़ा वादा 1791 में पूरा किया गया। संविधान में एक साथ 10 अहम संशोधन किए गए, जिन्हें आज हम सामूहिक रूप से अधिकारों का बिल या बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इन अधिकारों में वाकई बहुत कुछ शामिल था। धर्म, भाषण और प्रेस की आज़ादी से लेकर हथियार रखने का अधिकार, अनुचित तलाशी से बचाव और एक निष्पक्ष जूरी ट्रायल तक। अंग्रेजी कॉमन लॉ से प्रेरित होकर बनाए गए ये विशिष्ट सुरक्षा उपाय खास तौर पर इसलिए डिजाइन किए गए थे ताकि नई संघीय सरकार की शक्तियों को मजबूती से सीमित रखा जा सके और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हर हाल में रक्षा हो। चलिए अब चौथे विषय की ओर बढ़ते हैं, लोग शब्द का विस्तार। अब हम एक ऐसे लंबे संघर्ष की बात करेंगे जो कई सदियों तक चला। इस संघर्ष का एक ही मकसद था, मतदान के अधिकार की हकीकत को संविधान की प्रस्तावना के उन ऊंचे आदर्शों से मिलाना। याद रहे, शुरुआत में मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं श्वेत पुरुषों तक सीमित था जिनके पास अपनी संपत्ति हुआ करती थी।
इतिहास के इन विशाल संवैधानिक मील के पत्थरों पर गौर करें। ये वो समय था जब साहसी और लगातार होते विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को अपने सिस्टम में बड़े बदलाव या कहें संरचनात्मक अपडेट करने के लिए मजबूर कर दिया। 15वें, 19वें और 26वें संशोधन ने कानूनी रूप से लाखों नए नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया, चाहे उनकी नस्ल कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो या उनकी उम्र 18 वर्ष हो। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही थी। इन ऐतिहासिक संशोधनों के बावजूद कई राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने, अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को जानबूझकर दबाने के लिए तुरंत 3 बहुत ही कपटी बाधाएं खड़ी कर दीं। संविधान में बदलाव तो हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर पोल टैक्स, साक्षरता परीक्षण और ग्रैंडफादर क्लॉज जैसे हथकंडे अपनाकर लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। और यहीं से हमारी चर्चा का 5वां हिस्सा शुरू होता है, मतदान अधिकार अधिनियम। राज्य स्तर पर गहराई से जमी हुई इन बाधाओं से लड़ने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन मजबूती से खड़ा हुआ। सेल्मा मार्च जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और संघीय सरकार से एक सख्त और तुरंत कार्रवाई की मांग की। और आखिरकार 1965 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक बेहद ही निर्णायक और द्विदलीय कदम उठाया। उन्होंने ऐतिहासिक मतदान अधिकार अधिनियम पास किया। ये एक ऐसा कानून था जिसने चुनाव में होने वाले हर प्रकार के भेदभावपूर्ण मतदान तरीकों को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे दिया। यहाँ एक बहुत ही खास तंत्र को समझना जरूरी है, जिसे पूर्व मंजूरी या प्री क्लियरेंस कहा जाता था। ये एक अत्यंत शक्तिशाली ढाल की तरह काम करता था। इसका काम था भेदभावपूर्ण नीतियों को लागू होने से पहले ही रोक देना। सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी इलाके का भेदभाव करने का इतिहास रहा है तो वे बिना केंद्र सरकार की अनुमति लिए अपने चुनाव के नियम बदल ही नहीं सकते थे। आने वाले दशकों में इस अधिनियम का दायरा लगातार बढ़ाया गया। अमेरिकी कांग्रेस ने इस कानून का बार बार विस्तार किया। उन्होंने भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी, बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच को आसान बनाया और 1993 के मोटर वोटर कानून के जरिए मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़कर बहुत ही सरल कर दिया। अब हम अपने छठे और अंतिम विषय पर आते हैं, मतदान पर आधुनिक संघर्ष। यह हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। कौन वोट दे सकता है और यह प्रक्रिया कितनी आसान या सख्त होनी चाहिए, इस पर आज भी गहरी बहस और तीखी रस्साकशी जारी है। इस आधुनिक परिदृश्य को समझने के लिए 2013 का शेल्बी काउंटी बनाम होल्डर मामला बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने पूरी स्थिति को जड़ से बदल दिया। इस फैसले ने मतदान अधिकार अधिनियम की उस शक्तिशाली पूर्व मंजूरी वाली शर्त को प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिन राज्यों का मतदाता दमन का पुराना इतिहास था, अब वे बिना किसी पूर्व संघीय समीक्षा के अपने नए चुनाव कानून बना सकते थे। इस फैसले के बाद अगर हम पूरे देश के आधुनिक कानूनों को निष्पक्ष रूप से देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देंगे। एक तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जो मतदान की आवश्यकताओं को काफी सख्त बना रहे हैं, जैसे सख्त वोटर आईडी लागू करना, मतदान केंद्रों को बंद करना और नागरिकता का कड़ा प्रमाण मांगना। वहीं दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी हैं जो सक्रिय रूप से मतपत्र तक पहुंच का विस्तार कर रहे हैं, जैसे मेल इन बैलेट की सुविधा देना, ड्रॉप बॉक्स लगाना और पूर्व कैदियों को उनके अधिकार वापस देना। इस गहन विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें खुद से ये अंतिम और सबसे बड़ा सवाल पूछना होगा, जैसे जैसे राष्ट्र बदलेगा, देश का ये सर्वोच्च कानून कैसे विकसित होता रहेगा। ये नियम पुस्तिका पूरी तरह से जीवित है। हम लोग के असली मायने खोजने और उसे पूरी तरह से साकार करने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ये देखना सच में रोमांचक होगा कि आने वाले वक्त में ये ढांचा खुद को कैसे ढालता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।